नमस्कार साथियों, एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग घटनासार के सार संक्षेपण को कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये पार्ट 2 है। आज हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किस तिथि के बाद से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहा? अभी ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। अमेरिका ने WHO से अपनी सदस्यता विड्रॉल कर ली है। तो 6 जुलाई 2020 से अमेरिका ने WHO से संबंध तोड़ लिए हैं। किस तारीख में? तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई 2020 से। ऐसा ट्रंप प्रशासन ने WHO पर यह आरोप लगाते हुए किया कि कोरोना मामले को लेकर WHO चीन के प्रभाव में काम कर रहा है। तो ऐसा उसने WHO ने से नाता तोड़ने से पहले ट्रंप ने ऐसा WHO पर आरोप लगाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, 6 जुलाई आपको याद रखना है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और सदस्य देश वैसे तो 194 थे और अमेरिका के विड्रॉल के बाद अब 193 देश इसके सदस्य हैं। और इसके महानिदेशक की अगर बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस इसके महानिदेशक हैं। इथोपिया के ये जो है डिप्लोमेट हैं, ठीक है। और अगले तथ्य की बात करें तो यूनिसेफ की लॉस्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन नए विस्थापन हुए। विश्व में कितने विस्थापन हुए हैं 2019 में? 33 मिलियन नए। और ये किसकी रिपोर्ट है? यूनिसेफ की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है लॉस्ट एट होम। विस्थापन के सर्वाधिक मामले जो है पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देखने को मिला, लगभग 39% देखने को मिला। विस्थापन के वैश्विक प्रदर्शन की अगर बात करें तो सबसे अधिक विस्थापन फिलीपींस में हुआ है, फिर बांग्लादेश में, फिर चीन में, और भारत जो है चौथे स्थान पर है विस्थापन के मामले में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की हम बात करें तो इसमें इस रैंकिंग में 153 देश शामिल किए गए और जारी करने वाले संस्थान का नाम है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। और हैप्पीनेस की अगर बात करें तो सर्वाधिक खुशहाल देश जो है फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। और निम्नतम स्थान वाले देश हैं जहां पर खुशहाल सबसे कम खुशहाली है देश में, तो 153 नंबर पे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान सबसे जो है कम खुशहाल देश है दुनिया का, अफ़गानिस्तान। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे है दक्षिण सूडान और तीसरे नंबर पे 191 रैंक के साथ जिम्बाब्वे है। 153 देश के सूचकांक में अगर भारत की बात करें तो 144वां स्थान है। ये भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। खुशहाली के मामले में भारत का 144वां स्थान है। अब अपने पड़ोसी देशों से तुलना अगर हम करें तो पाकिस्तान बहुत ही खुशहाल देश है भारत से, इसका 55वां रैंक है विश्व में। और नेपाल 92 रैंक पर है, चीन 94 रैंक पर है खुशहाली के मामले में, बांग्लादेश का 107वां रैंक है, श्रीलंका 130वें रैंक पर है और म्यांमार 133वें रैंक पर है। यानी भारत अपने पड़ोसी मुल्कों में सबसे अधिक जो है सबसे कम खुशहाली देशों में से एक है। और ब्रिक्स देशों से अगर तुलना करें तो ब्रिक्स देशों में भारत की खुशहाली सबसे कम है। ब्राज़ील सबसे अधिक खुशहाल देश है ब्रिक्स देशों में 32वें रैंक के साथ, और रूस 73वें रैंक पर है, और चीन 94वें रैंक पर है, और दक्षिण अफ्रीका 109 रैंक पर है। भारत 144वें स्थान पर ब्रिक्स देशों में सबसे कम खुशहाल देशों में से एक है, ठीक है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है भारत की। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना के मानक क्या हैं? तो इसके लिए प्रति व्यक्ति GDP लिया जाता है, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा ली जाती है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति देखी जाती है, उदारता को लिया जाता है, और सामाजिक समर्थन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी इन सब मामलों में भारत फिसड्डी रहा है। ना तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति GDP अच्छी है, ना ही यहाँ की जीवन प्रत्याशा अच्छी है, और भारत को बता रहे हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में गिनने की जो है बात की जाती है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जो है इंडिकेटर्स जो है बहुत लो हैं। किस देश में एक वर्ष में लगातार 3 बार संसदीय चुनाव हुए हैं? देखिए अभी हाल में ही जो है इजराइल में जो है लगातार चुनाव हुए
इसमें किसी भी दल को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो इसलिए 3 बार चुनाव कराने पड़े। 2 बार चुनाव हुए उसमें भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तीसरी बार जो चुनाव हुआ इसमें भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो इसलिए बाद में निवर्तमान जो पार्टी थी बेंजामिन नेतन्याहू जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। तो लिकुड पार्टी और ब्लू एंड वाइट पार्टी, इन दोनों ने गठबंधन करके 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने का समझौता किया। तो पहले 18 महीने जो है नेतन्याहू जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद अगले 18 माह के लिए ब्लू एंड वाइट पार्टी के बेनी गेट्स प्रधानमंत्री बनेंगे। कहाँ के? इजराइल के। ठीक है। 120 सदस्यीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम में कितने देश सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं का कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग हेतु 4 मई 2020 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। ये विशेष शिखर सम्मेलन था। तो ये कब हुआ? 4 मई 2020 को। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि गुटनिरपेक्ष का विशेष शिखर सम्मेलन जो वर्चुअल हुआ, ये कब हुआ? 4 मई 2020 को हुआ। वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर हुआ, क्योंकि वे इस समय नैम के अध्यक्ष हैं। अब अज़रबैजान हम लोग अभी देखेंगे मानचित्र में कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण देश है, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो अज़रबैजान को हम लोग अभी मानचित्र में चेक करेंगे। इसके पहले थोड़ा और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अज़रबैजान के राष्ट्रपति कौन हैं? इल्हाम अलीयेव। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन हुआ और 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में अज़रबैजान में ही संपन्न हुआ था, इसीलिए अज़रबैजान के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्चुअल नैम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जबकि मोदी ने सत्ता संभालने जब पहली बार 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो इसके बाद 2 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं नैम के। 2016 में 17वां शिखर सम्मेलन जो कि वेनेजुएला में हुआ था और 2019 के 18वें शिखर सम्मेलन अज़रबैजान में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन इन्होंने विशेष शिखर सम्मेलन जो वर्चुअल में हुआ, वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2 जो कि कब हुआ है? 4 मई 2020 को हुआ है। तो इसमें हिस्सा इन्होंने लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी दोनों चीज़ देखेंगे। अभी इज़राइल की बात आई थी, तो इज़राइल को भी हम लोग नक्शे में देख लेते हैं। इज़राइल जो है देखते हैं, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है। तो मेडिटेरियन सी के तट पर बसा एक देश है छोटा सा इज़राइल। ये रहा आपका नक्शे में इज़राइल। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण देश है। अब इसके साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, तो इस तरफ तो लेबनान है, लेबनान जिसकी राजधानी क्या है? बेरूत। फिर इसके बाद में इधर सीरिया है, सीरिया का थोड़ा सा हिस्सा लगता है जिसकी राजधानी सीरिया की दमिश्क है, इसी के पास में है जो है। और इधर साइड में यानी कि पूर्व साइड में जॉर्डन है, इसकी राजधानी अम्मान है। और पश्चिम साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में ये मिस्र का निकला हुआ, एशिया में निकला हुआ हिस्सा है जो कि स्वेज कैनाल से अलग होता है। ये स्वेज कैनाल है, इससे अलग होता है। तो ये हिस्सा भी इजराइल से लगता है, यानी मिस्र का हिस्सा भी इजराइल से लगता है। तो अब अगर हम इसके देश सीमाओं की साझा करने की बात करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की इसकी सीमा लगती है। इजराइल की राजधानी जो कि यरूशलेम है, यहाँ पर है। ये बहुत ही जो विवादित क्षेत्र रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित एक देश है इजराइल। ठीक। अब दूसरा नक्शा हम लोग देखते हैं अज़रबैजान की, जो कि यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। अज़रबैजान वाले क्षेत्र से जो है प्रश्न अक्सर आते हैं। ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कैस्पियन सागर से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर रूस की सीमा लगती है कैस्पियन सागर से, और इधर कजाकिस्तान की सीमा लगती है ये, और उज़्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। उज़्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती है, बल्कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये ईरान है, इसकी सीमा लगती है, जिसकी राजधानी तेहरान है। और ये अज़रबैजान जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अज़रबैजान, उसकी सीमा लगती है। तो इसकी राजधानी बाकू है। अज़रबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्गाबाद है। ठीक है। तो ये प्रश्न आते हैं, इनकी राजधानी भी याद करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सीमा लगते हैं, कितने देशों की सीमा लगती है कैस्पियन सागर से? 5 देशों की। रूस 1, कजाकिस्तान 2, तुर्कमेनिस्तान 3, ईरान 4 और अज़रबैजान 5।
तो इस तरीके से इन 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहीं पर हम लोग अरल सी है इसकी बात कर लेते हैं। अरल सी जो है ये 2 देशों में जो है इसका विस्तार है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अरल सागर का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस मानचित्र को ले करके चर्चा किया। अगला हम लोग आते हैं अपने चर्चा पर। हाल ही में किस संगठन द्वारा भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? तो हिंद महासागर आयोग द्वारा जो है भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इंडियन ओशन कमीशन IOC, हिंद महासागर आयोग, इसकी 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। और ये बैठक कब हुई थी? 6 मार्च 2020 को। तो प्रश्न ये आ सकता है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे बैठक नहीं हो पाए हैं, सिर्फ वर्चुअल बैठक हुए हैं। तो IOC ध्यान रखना, हिंद महासागर का जो 6 मार्च को बैठक हुई थी उसमें 34वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। भारत UN के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में 25 जून 2020 को शामिल हो गया। यानी संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम है गरीबी उन्मूलन गठबंधन, तो इसके संस्थापक सदस्य देशों में से भारत शामिल हुआ है 25 जून 2020 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष जो है तिजानी मोहम्मद बांडे, याद रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बांडे। इन्होंने 30 जून को जो इसके अध्यक्ष 17वें सत्र में गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत की। और इवन महासचिव की अगर बात करें तो एंटोनियो गुतेरस हैं, जो पुर्तगाली डिप्लोमेट हैं। एंटोनियो गुतेरस वह नवे महासचिव हैं UN के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि कौन है? नागराज नायडू हैं, ये भी याद रखना। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, से प्रश्न अक्सर आते हैं। तो सिप्री ने अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2019 का एक रुझान जारी किया है अभी 2020 में। तो इसमें देखते हैं हम लोग विश्व के हथियारों के सबसे बड़े आयातक देशों में कौन कौन से। सऊदी अरब जो है पहले स्थान पर है, 12% विश्व का हथियारों का आयातक है। और दूसरे नंबर पे भारत है जो 9.2% विश्व के हथियारों का आयात करता है। मिस्र तीसरे नंबर पे है 5.8% के साथ में। ठीक है, और हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों की बात करें तो अमेरिका 36% निर्यात करता है पूरे विश्व के निर्यातकों में, तो ये पहले स्थान पर है। रूस 21% निर्यातकों के साथ दूसरे नंबर पे है। फ्रांस 7.9 यानी कि लगभग 8% निर्यात के साथ में तीसरे स्थान पर है। भारत को हथियारों की आपूर्ति करता किन देशों से होती? सबसे अधिक हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है रूस भारत को, जो भारत की कुल जो है ज़रूरत का लगभग 56% हथियार आपूर्ति करता है रूस। और इजराइल दूसरे नंबर पे है 14%, अभी इजराइल को हमने मानचित्र में देखा था। और फ्रांस 12% जो है आपूर्ति करता है। चीन 5वां सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक है। हथियारों का सबसे बड़ा 5वां, यानी चीन आयात भी करता है और निर्यात भी करता है, सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पर है। ठीक, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक जो कि जून 2020 में हुई थी, इसमें पाकिस्तान को पुनः ग्रे सूची में रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये प्रश्न यहाँ बन सकता है कि FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में रखा है? तो ग्रे सूची में रखा है। और क्यों रखा है? क्योंकि उसने आतंकवाद पे जो लगाम लगाने की जो उसने मतलब उसमें विफल रहा है। ठीक, हाल ही में WHO ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के किन 2 देशों को चेचक और खसरा से मुक्त घोषित किया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें मालदीव और श्रीलंका है। प्रश्न में भारत दिया रहेगा तो भारत टिक नहीं करना है। इन देशों ने 2023 तक यानी चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य WHO ने कब निर्धारित किया था? 2023 तक। तो इससे पूर्व इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ज्ञातव्य है कि पिछले 3 वर्षों से इन देशों में चेचक और खसरा के ट्रांसमिशन का कोई मामला सामने नहीं आया है, इसीलिए इन्हें जो है चेचक और खसरा मुक्त घोषित किया है। 2017 में लास्ट टाइम में इनके मामले आए थे, उसके बाद नहीं आए। अंटार्कटिका की धरती पर उपस्थित खाद्य श्रृंखला में हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि इसमें माइक्रोप्लास्टिक प्रवेश कर गया है। अंटार्कटिका के खाद्य श्रृंखला में यानी कि वहाँ के सूक्ष्म जीवों में जो है माइक्रोप्लास्टिक के तत्व देखने को मिले हैं। इससे ध्रुवीय क्षेत्र के इकोसिस्टम पर दबाव पड़ेगा और इसमें बदलाव होगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर मानव भी नहीं रहता है, फिर भी वहाँ पे प्लास्टिक के कण जो है उसकी खाद्य श्रृंखला में पहुँच रहे हैं।
अब देखिए माइक्रो प्लास्टिक होते क्या हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। 5 मिलीमीटर से भी छोटे कण होते हैं, इनको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। विश्व भर में नदियों एवं समुद्रों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला हुआ है। देखिए बहुत ही जो है खतरनाक स्थिति है। 15 करोड़ टन प्लास्टिक के कचरे जो है समुद्रों और नदियों में घुले हुए हैं करीब। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है और कल जो है हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जो है आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी विधिवत करते रहिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।